हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पर ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। साथियों, ज्योग्राफी का आज हम चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मानव विकास। मानव विकास वाले चैप्टर में आज हम जानेंगे कि मानव किस तरीके से विकास करके आगे आया है, विकास क्या है, मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है, मानव ने अपना विकास करके वर्तमान संसाधनों को किस प्रकार से नियंत्रित किया है, मानव ने संसाधनों को उपयोग करके अपना विकास किस प्रकार से किया है, मानव धीरे धीरे विकास करके आज इस अवस्था में पहुंचा है, तो इसके कौन कौन से उपागम रहे हैं, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 है और इस चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो विकास की पहले चर्चा करें उससे पहले हम जानेंगे कि वृद्धि क्या है, क्योंकि विकास और वृद्धि में लगभग दोनों में बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि वृद्धि होती है तभी विकास होता है, और जब विकास होता है तो वृद्धि का ही एक पर्याय होता है। देखिए जरा, तो विकास, वृद्धि और विकास में अंतर पड़ेंगे। तो वृद्धि जो होती है क्या होती है कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जो परिवर्तन हो जाए, यानी हमारी जनसंख्या 2001 में मान लिया जाए कि भारत की जनसंख्या 2001 में 102 करोड़ थी और 2011 में बढ़कर के जनसंख्या क्या नाम 121 करोड़ हो गई, जो कि 2001 में 102 करोड़ थी। तो हम इसे जनसंख्या की वृद्धि कह सकते हैं, यानी वृद्धि कह सकते हैं। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य निरपेक्ष होती है। यानी मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव, जिसे आप नाप सकते हो, माप सकते हो, आंकड़ों में प्रदर्शित कर सकते हो। तो वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है और मूल्य निरपेक्ष होती है। जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन से जुड़ा होता है। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन होना, यानी वृद्धि होगी तो विकास होगा, लेकिन वृद्धि हो और हमेशा विकास हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन विकास तभी होगा जब वृद्धि सकारात्मक होगी, यानी धनात्मक होगी। तो विकास का संबंध धनात्मक वृद्धि से है, ना कि ऋणात्मक वृद्धि से। विकास तभी होता है जब वृद्धि सकारात्मक होती है। यदि किसी देश की जनसंख्या समय के साथ 1 लाख से 2 लाख हो जाए तो इसे वृद्धि कहते हैं, यानी जनसंख्या के आंकड़े बढ़ गए। यदि किसी देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ प्रौद्योगिकी में सुधार आता है और जीडीपी वृद्धि होती है तो इसे आप विकास कहते हैं। जीडीपी वृद्धि क्या है? देश की भौगोलिक सीमा के अंदर वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब आपकी आय बढ़ जाए, जीडीपी वृद्धि हो जाए और जीडीपी वृद्धि के साथ साथ आपके संसाधनों का भी सुधार हो और प्रौद्योगिकी का विकास हो, तो यही आपका विकास कहलाएगा। यानी विकास और वृद्धि में इतना अंतर है कि वृद्धि हमेशा नकारात्मक अथवा धनात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा सकारात्मक वृद्धि से ही जुड़ा माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, उस बच्चे का लालन पालन अच्छे से किया गया, लालन पालन अच्छे से किया गया, बड़ा हुआ, अब वो जाकर के लगभग 18 या 20 साल का हो चुका है, पढ़ लिख करके ठीक ठाक पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन अच्छी खासी कर रहा है, ठीक है, बीटेक कर रहा है वो, या फिर, लेकिन जब वो समाज में जाता है, और समाज में जाता है तो उसका आचरण देखा जाता है कि वो किस टाइप से लोगों से बोलता है, उसका नजरिया कैसा है बोलने का, उसका तौर तरीका कैसा है बोलने का। और वहीं एक और बच्चा है, उसका लालन पालन चाहे कैसे भी किया गया, उसका तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन अगर वो आचरण उसका सही नहीं है
तो आप क्या कह सकते हो कि उसका विकास नहीं हुआ, उसका केवल हाइट बढ़ी है, उसकी उम्र बढ़ी है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के अंदर आपने देखा कि एक ये बच्चा था ए, इसके पास एक आचरण अच्छा था, लोगों से मिलने का, बोलने का, लेकिन वही बच्चा जो बी था दूसरा, ये भी पढ़ा लिखा है लेकिन इसके बोलने चालने का तरीका अच्छा नहीं है। जब बोलने चालने का तरीका अच्छा नहीं है तो फिर वो, आप उसको वृद्धि कह सकते हैं लेकिन विकास नहीं कह सकते। समझ में आया? तो वृद्धि और विकास में इतना ही अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते। विकास की देखो एक परिभाषा है आसान सी, अधिक से अधिक आधुनिक होना ही मानव विकास कहलाता है। अधिक से अधिक आधुनिक होने का मतलब क्या है? अधिक से अधिक आधुनिक होने का इतना सा मतलब है कि पूरा विश्व आज जिस लाइफ स्टाइल से जी रहा है उसी तरीके से लगभग सभी देश जिए। या जैसे आप विकास का पैमाना अमेरिका को मान लेते हैं या यूरोपीय देशों को मान लेते हैं, वहां पर जब विकास का पैमाना है, विकास का पैमाना क्या है कि इस व्यक्ति की, एक जो व्यक्ति है उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो इनकम के आधार पर विकास मापा जाता है। इसकी, आप यूएसए जाना क्यों चाहते हो? क्योंकि लोगों की इनकम अच्छी है, और इनकम अच्छी है तो इसलिए लोग वहां जाते हैं। दूसरी बात यह कि शिक्षा अच्छी है, आय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। और क्या हो सकता है? और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एक जो व्यक्ति है इसकी आय, शिक्षा, रोजगार, रोजगार के अवसर कैसे क्या है उसके पास। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा सुरक्षा, राजनीतिक सुविधाएं, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, और भी कई सारे काम हैं। जब ये सारे सुविधाएं उसे मिलने लगेगी, और ये मिलेगी कौन से लेवल पर? तो आधुनिक विश्व के लेवल पर। जो अमेरिका में उपलब्ध है सुविधाएं, वही सुविधाएं लगभग इंडिया में भी उपलब्ध हों, वही सुविधाएं चाइना में भी उपलब्ध हों, वही सुविधाएं नेपाल में भी उपलब्ध हों। तो विकास का पैमाना यह है कि आधुनिक होना, यानी आधुनिक विश्व में विकास का पैमाना क्या चल रहा है, विकास किस तरीके से चल रहा है, यानी जो विकसित देश हैं उनका विकास का पैमाना क्या है। वो तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी अधिक विकास कर लेते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी में पहले से ही डेवलप हो चुकी है। अब भारत जैसे विकासशील देशों को इसके लिए बहुत अधिक खर्च करना होता है, और जब बहुत अधिक खर्च करना होता है तो इसके लिए हमें विकास का लेवल देखना पड़ता है कि हम उस देश के साथ उसके कदम से कदम मिला के कैसे चल सकते हैं। अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रख करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना और अपना विश्व स्तर पर उच्च स्तर प्राप्त करना ही आधुनिक होना कहलाता है। तो आधुनिक होने से मतलब यह है कि विश्व के सभी देश जिस विकास की अवधारणा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम हम भी उनके कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो आधुनिक होने का मतलब यह है। ठीक है, आगे तो मानव विकास की परिभाषाएं पढ़ेंगे। अब मानव विकास की परिभाषाएं, तो डॉक्टर महबूब उल हक और एक और थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये दोनों मित्र थे, डॉक्टर हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। डॉक्टर हक पाकिस्तान से आते थे, पाकिस्तान के हैं नागरिक। ठीक है, और भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। तो दोनों घनिष्ठ मित्र थे। अब दोनों ने ही मानव विकास के HDI स्कोर का, और आप जो देखते हैं कि HDI स्कोर के आधार पर मानव विकास जिसे मापा जाता है, ये मानव विकास की रिपोर्ट जो हर साल आती है, इन सभी चीजों पर कार्य किया इन्होंने मानव विकास को मापने के तौर तरीके बताए कि मानव विकास किस तरीके से कर सकते हैं, मानव विकास को माप कैसे सकते हैं। तो ये बताने वाले हैं डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है,
और डॉक्टर महबूब उलक की एक फोटो भी होगी, भी दिखाते हैं, 1 मिनट। ये रहे, ये है डॉक्टर महबूब उलक। तो डॉक्टर महबूब उलक ने मानव विकास की परिभाषा का वैकल्पिक परिभाषा, देखो डॉक्टर हक ने मानव विकास की वैकल्पिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। कौन सी? वैकल्पिक। यानी ये क्या कहते हैं, मानव को अपने विकल्पों को चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जैसे महिलाओं को अपना शिक्षा का विद्यालय या फिर अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चुनने का अधिकार होना चाहिए। जैसे आमतौर पर महिलाओं को, जो लड़कियां होती हैं घर की, उनको पढ़ने के तौर पर जब वो 12वीं पास कर लेती हैं, जब उन्हें कॉलेज चुनना होता है, तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का, लड़कियों का एक सपना होता है कि वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करें या दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ाई करें। लेकिन गांव की कुछ पुरानी विचारधाराएं और पुरानी जो अवधारणाएं लोगों में व्याप्त हैं कि महिलाओं को घर से बाहर इतनी दूर नहीं भेजना चाहिए। उनकी शिक्षा जरूरी है, लेकिन उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। तो इसीलिए कई बार उन्हें नहीं भेजा जाता है कि इतनी दूर हमारी लड़की जाएगी, कैसे रहेगी, खाने पीने की व्यवस्था कैसे, क्या, ठीक है। और फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की, तो इसीलिए गांव के लोग उन्हें भेजते नहीं है। हमारे इस सोसाइटी में, अभी शहरी समाज में अभी देखा जाए तो आमतौर पर लड़कियों का कॉलेज घर से ज्यादा दूर नहीं होता है। नजदीकी कॉलेज मिल जाता है तो आसानी से एडमिशन करा दिया जाता है, लेकिन जब दूर कॉलेज होता है तो उसे नहीं जाने दिया जाता है। तो अपने विकल्प के अनुसार वो नहीं चुन सकती हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है हमारी सोसाइटी में। तो ऐसे विकल्प को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं डॉक्टर महबूब उलक, यानी महिलाओं को भी अपने विकल्प को चुनने का अधिकार पूरा होना चाहिए और इसे रोकने वाला कोई भी कारण हो उसे रोकना नहीं चाहिए, तभी ऐसा विकास हो सकता है ना। तो डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है तथा जीवन में सुधार लाता है। यानी लोगों के विकल्प को बढ़ावा देना चाहिए। विकल्प को बढ़ावा देने का तरीका क्या है कि उसे क्या करना चाहिए, उसके अल्टरनेटिव्स और प्रोवाइड कराने चाहिए। जैसे रोजगार मिल रहा था केवल आपको इंडस्ट्रीज में, अब सेवा सेक्टर को भी बढ़ावा देना चाहिए। किसी व्यक्ति को मैन्युफैक्चरिंग में काम ना करके सेवा सेक्टर में काम करना हो तो वो कर सके। अब जैसे आपके पास पढ़ने के लिए कई सारे विकल्प मौजूद हों कि आप आर्ट्स से पढ़ाई कर सकते हो, कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हो, साइंस स्ट्रीम ले सकते हो, तो ये सारी स्ट्रीम अगर आपके लिए अवेलेबल हों तो आप अपना विकास बेहतर चुन सकते हो। कि आप एक बच्चा जो 10th पास आउट होता है, 10th पास आउट होने के बाद वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के सब्जेक्ट चूज करता है। लेकिन जब मान लीजिए आपने 12th पास आउट हुई और 12th पास आउट होने के बाद आपकी इच्छा है कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप इसके लिए अगर स्वतंत्र हो, आपके विकल्प मौजूद हैं। अगर आप साइंस से पास आउट हुए हो तो आप ये वाले विकल्प चुन सकते हो, ये भी चुन सकते हो। तो अगर आपके पास जब ये सारे विकल्प मौजूद हों कि आपको एमबीए करना है, एमबीए के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब किसी बच्चे को एमबीए ना करके बीबीए करना है, वो भी चुन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये भी नहीं करना है तो और भी कई सारे होते हैं ऑप्शंस। तो आप कई सारे विकल्प होते हैं, तो आपका क्या है कि विकास अच्छा माना जाता है कि उस क्षेत्र में आपके पास विकल्प मौजूद बहुत हैं। जब आपके पास विकल्प ज्यादा मौजूद होते हैं तो आप विकास की कोई भी अवधारणा, कोई भी रास्ता चुनकर आगे बढ़ सकते हो। तो इससे आपका विकास अच्छा माना जाता है कि आपका विकास वहां बेहतर तरीके से होगा। तो डॉक्टर हक वही बात कहते हैं कि यदि मानव के विकल्पों में वृद्धि होगी तो मानव अपना विकास बेहतर ढंग से कर पाएगा, ठीक है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है और विकल्प बदलते भी रहने चाहिए। अगर स्थायी रहेंगे विकल्प तो कितने दिनों तक आप केवल आर्ट्स और कॉमर्स से ही काम चलाओगे। अब वो जमाना नहीं रहा कि केवल एक बच्चा की एक ही सब्जेक्ट पढ़ करके आगे चल कर कुछ भी काम कर ले। अब आपको मल्टी डिसिप्लिनरी होना है, अब आपको मल्टी सब्जेक्ट चुनने होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कई स्टूडेंट का शौक होता है, कोई अपने मन से पढ़ता है कि हमें वो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है।
अब जैसे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, कई सारे साइंस के स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, कॉमर्स के कर रहे हैं। अब आर्ट्स का परसेंटेज धीरे धीरे कम हो गया है, कम होने के कई सारे कारण है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, दीर्घ मतलब लंबा, ठीक है, आपकी आयु भी लंबी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना और संसाधनों तक सभी की पहुंच होना ही मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जिन्हें आप मानव विकास के केंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो अब एक नंबर में क्वेश्चन आपका कई टाइप से आ सकता है। पहले तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि डॉक्टर हक ने मानव विकास के विकल्पों में वृद्धि की, विकल्पों के वृद्धि की बात की। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दे दिया किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अब क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर क्या देना है, तो डॉक्टर हक ने किया, क्योंकि डॉक्टर हक ने ही मानव विकास के सूचकांकों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने ही मानव विकास की सबसे पहली अवधारणा का प्रतिपादन भी किया। ठीक है, तो डॉक्टर हक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा मानव विकास से रिलेटेड, आपको ज्यादातर आंसर डॉक्टर हक वाले ही देने हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हक के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास को देखा, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। लेकिन डॉक्टर हक का डायरेक्टली आएगा कि मानव विकास की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, मानव विकास को आगे किसने बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन को देख लेंगे। अमर्त्य सेन कहाँ है, क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं और इन्होंने मानव विकास को स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा है। इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता में वृद्धि भी मानव विकास लाने का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने विकल्पों को चुनने की, अपने कार्यों को करने की, कहीं पर भी आने जाने की, रहने की। ठीक है, तो इस प्रकार की जब स्वतंत्रता होगी तो आपका विकास ऑलरेडी अच्छे तरीके से होगा। वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता में वृद्धि का विचार प्रस्तुत करते हैं। ये क्या कहते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। अब व्यक्ति से मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुषों को, महिलाओं को भी, क्योंकि महिलाओं को आमतौर पर देखा जाता है कि वो सामाजिक बंधनों में बंधी होती हैं, तो इनसे उन्हें स्वतंत्र करना है ताकि उनका सशक्तिकरण हो और वो आगे चल करके अपने विकल्पों को खुद ही चुन सकें। ठीक है, तो वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता में वृद्धि का विचार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बंधन में रहने से व्यक्ति असक्षम तथा असफल बनता है, इसलिए उसे अपनी क्षमता का विकास करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने, दोनों मतलब डॉक्टर हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जो मानव विकास के क्षेत्र में कार्य किया, तो वह इनका मील का पत्थर साबित हुआ, माइलस्टोन साबित हुआ, अचीव माना गया, क्योंकि इन्होंने मानव विकास की जो अवधारणाओं का प्रतिपादन किया था, उन अवधारणाओं ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा और मानव विकास के लिए इन्हें प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे अब मानव विकास के 4 स्तंभ की बात करेंगे। साथियों, 4 स्तंभ का मतलब क्या होता है, पिलर्स। पिलर्स मतलब जैसे आपका एक घर बना होता है, वो घर आपके कुछ पिलर्स पे टिका होता है। घर की छत वो किस पे टिकी होती है, कुछ पिलर्स पे टिकी होती है। इस टाइप से कुछ मान लो आपका घर है, ये आपका कुछ घर की झोपड़ी टाइप की बन गई है, लेकिन इस पिलर की बता रहे बात। तो इस टाइप से कुछ पिलर हैं। ठीक है, इन 4 पिलर पे मान लो आपके घर की छत टिकी हुई है। जैसे एक कार है, कार 4 पहियों पे चलती है, उसी तरीके से एक घर के 4 पिलर्स माने गए हैं, जिसे आप मानव विकास कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये 4। तो पहला है समता,
दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। अब ये होते क्या है तो सुनिए अब जरा एक बार। मानव विकास जिन 4 पिलर पे टिका हुआ है, जिन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, वही उसके मानव विकास के 4 स्तंभ कहलाते हैं। जैसे समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता क्या है कि लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उनकी जो विशेष जरूरत वाले लोग हैं, जैसे जिनका कई सदियों से शोषण होता हुआ आया है, तो उनके लिए विशेष आरक्षण की यानी विशेष छूट की सुविधाएं करनी चाहिए। इसे आप समता कहते हैं, ताकि उन जो दबे कुचले वर्ग से जो लंबे समय से पीड़ित होते हुए आए हैं वो लोग, उनको भी सामान्य वर्ग के समान लाया जा सके और उनका भी विकास किया जा सके। तो इसलिए इसको आप समता को मानव विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं, क्योंकि जब तक आप उस वर्ग के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को समान लेकर के नहीं आएंगे, तब तक पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि देश की मान लो 100% अगर आप पॉपुलेशन मानते हो, उसमें से लगभग 50% से भी ज्यादा इस वर्ग से लोग आते हैं जिसका सदियों से शोषण होता आया है। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको उन्हें अन्य वर्गों के समान लाने के प्रयास करने हैं। उनका विकास के लिए उन्हें कुछ रास्ते खोलने हैं, जैसे आरक्षण की व्यवस्था करके। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जब आरक्षण की व्यवस्था की बात की थी, तो उनका उद्देश्य यही था कि किसी भी तरीके से शोषित वर्ग को अन्य सामान्य वर्गों के समान ऊपर लेकर आना और उनका विकास करना था। तो इसी तरीके से हमें भी इसको बढ़ावा देना चाहिए। आगे सतत पोषणीय विकास यानी सतत पोषणीयता। वर्तमान संसाधन सीमित हैं और उन सीमित संसाधनों को सही से उपयोग करना है, उचित तरीके से उपयोग करना है और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए संसाधनों को बचा करके भी रखना है भविष्य की पीढ़ी के लिए, ताकि उनके लिए भी संसाधन कम ना पड़े, उनके भी लिए विकास के अवसर कम ना पड़े। यही सतत पोषणीयता कहलाती है। आगे है उत्पादकता। तो उत्पादकता का संबंध उत्पादन की तकनीक से है। उत्पादन की तकनीक 2 टाइप की है, या तो आप श्रम प्रधान तकनीक अपनाइए या फिर आप पूंजी प्रधान तकनीक अपनाइए। श्रम प्रधान तकनीक क्या होती है, जब किसी देश में पॉपुलेशन ज्यादा होती है और रोजगार देने की अधिक आवश्यकता होती है जनता को, तो हमें श्रम प्रधान तकनीक अपनानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके और उत्पादन भी हो सके। लेकिन वहीं यदि देश की जनता कम है लेकिन उत्पादन अधिक करने की आवश्यकता है, तो पूंजी प्रधान तकनीक अपनानी चाहिए, जिसमें मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? सशक्तिकरण का अर्थ होता है अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति प्राप्त करना, और ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता से आती है। और ऐसी शक्ति को आपको क्या करना है कि महिलाओं को प्रेरित करना है कि वो अपने विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, उन पर किसी भी टाइप का दबाव नहीं बनाना है। आमतौर पर हमारे पुरुष प्रधान समाज में देखा जाता है कि पुरुषों की महिलाओं पर ज्यादा चलती है, यानी वो सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। लेकिन हमें महिलाओं पर अपने विचार नहीं थोपने, उन्हें उनके विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र छोड़ना ही सशक्तिकरण कहलाता है। और केवल महिलाओं को ही नहीं, जो शोषित वर्ग हैं उनको भी सशक्तिकरण की आवश्यकता है, उनको भी मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। यही आपका सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए आगे समता। तो यहां पर समता है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है टेक्निकल टीम से, कोई बात नहीं, हमारी टेक्निकल टीम इतनी अच्छी पीपीटी बना करके दे रही है, कोई बात नहीं, अप्रिशिएट कीजिए। समता, समता का आशय
आशय। ठीक है, तो समता का आशय, ये इसका मतलब। ठीक है, समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों तक समान रूप से पहुंच होना है, यानी हर व्यक्ति की पहुंच संसाधनों तक होनी चाहिए जो भी आपके लिए अवसर उपलब्ध हैं। जैसे मान लीजिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे अभी कोई फॉर्म निकले हुए हों, ठीक है, कौन से फॉर्म, जैसे आरआरबी के निकले हैं, एनटीपीसी के निकले हुए हैं, यूपीएससी के निकलते हैं, तो उन फॉर्म को भर के उसके एग्जाम देकर और वो नौकरी तक पहुंचने के लिए आपको समान रूप से अगर अवसर उपलब्ध हैं तो आप उन अवसरों तक पहुंच सकते हैं, तो वो आपको समता कहलाती है। यानी हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों तक समान रूप से पहुंच होना ही समता कहलाती है। इन अवसरों में लिंग, धर्म, जाति, आय पर आधारित किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका सतत पोषणीयता। तो सतत का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी के लिए समान अवसर मिलते रहें और संसाधन कम ना पड़े, संसाधन कम ना पड़े। ठीक है, निरंतर मिलते रहें, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए ताकि भावी मतलब आने वाली पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी के लिए अवसर कम ना पड़े। ठीक है, यानी कि आपको संसाधनों का सीमित तौर पर उचित उपयोग करना चाहिए और उनको बर्बाद होने से बचाना चाहिए, ताकि संसाधन बचा करके रखोगे तो भविष्य की पीढ़ी उसका उपयोग कर पाएगी और वर्तमान इच्छाओं को भी आप अच्छे से पूरी कर पाओगे। ठीक है, उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम तकनीक तथा पूंजी प्रदान तकनीक से है। उत्पादन की तकनीक, ठीक है, कौन सी, श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान से है। यदि किसी देश में रोजगार की अधिक आवश्यकता है तो श्रम प्रदान तकनीक अपनानी चाहिए, नहीं गलत लिख दिया, तो उसे कौन सी अपनानी चाहिए, श्रम प्रदान तकनीक अपनानी चाहिए। ठीक है, यदि किसी देश में अधिक उत्पादन की आवश्यकता है तो उसे पूंजी प्रदान तकनीक से उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, फिर सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है, तो सशक्तिकरण है आप अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति प्राप्त करना और ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता से आती है। यानी इसका संबंध किससे है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, जो कहते हैं कि स्वतंत्रता में वृद्धि लाने का प्रभावशाली माध्यम है विकास का। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जो समाज में बहुत समय से पिछड़े रहे हैं, आर्थिक विकास नहीं हो पाया है उनका। ठीक है, महिलाओं के प्रति भी सशक्तिकरण का विशेष महत्व है, यानी महिलाओं को भी सशक्त करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए और अपने विकल्पों को चुनने के लिए खुला छोड़ देना। तो मानव विकास के अब उपागम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मानव विकास का पहला उपागम है आय उपागम। आय उपागम क्या कहता है, तो जिस देश में व्यक्तियों की यानी लोगों की इनकम ज्यादा होती है उसे आप मानव विकास के आय उपागम के तौर पे देखते हो। कैसे, जैसे किसी देश के लोग हैं, उनकी इनकम ज्यादा है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग वहां जाते हैं। तो जिस देश में लोगों की इनकम ज्यादा होती है तो वो संसाधनों को आसानी से खरीद सकते हैं, उनकी संसाधनों तक रीच अच्छी होती है, पहुंच अच्छी होती है, क्योंकि वो उस संसाधन को अपने पैसों के दम पर खरीद सकता है। तो पैसों के दम पर वो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी चीज खरीद सकता है, कोई भी सामान लेके आ सकता है, अपना इलाज अच्छा करा सकता है, तो उसका मानव विकास बेहतर माना जाता है। यानी यह मानव विकास को आय के आधार पर मापकर देखता है, आय के आधार पर देखता है। और सबसे पुराने उपागमों में से भी यही है आपका आय उपागम। आय अधिक होने पर विकास का स्तर उच्च माना जाता है, जबकि आय कम होने पर विकास का स्तर निम्न माना जाता है। ठीक है, क्यों, अगर जिसकी इनकम कम है तो वो
संसाधनों को क्या ही अपने लिए आवंटित कर पाएगा, क्या ही वो संसाधनों तक खरीद पाए, कोई चीज कैसे खरीद लेगा। अगर आपकी इनकम कम है तो आप कार कैसे खरीद सकते हो, आप कैसे अपना बड़ा बंगला खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, और इनकम ज्यादा होगी तो आप कोई भी चीज खरीद लोगे। पैसा होगा आपके पास, तो पैसा होगा तो आपका मानव विकास उच्च माना जाएगा। ठीक है, अब कल्याण उपागम क्या है? कल्याण उपागम है, देखो एक तरीका होता है कि आपके पास आय ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो। दूसरा तरीका है सरकार ज्यादा खर्च कर रही हो देश में। सरकार जैसे शिक्षा आपको फ्री उपलब्ध करा रही हो, शिक्षा के लिए विद्यालय खोल रही हो, यूनिवर्सिटीज खोल रही हो, ठीक है, इसी के साथ साथ हॉस्पिटल खोल रही हो, तो स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, ठीक है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रही है। ठीक है, तो ये सारी जब सुविधा उपलब्ध करा रही है सरकार, तो कल्याण उपागम कहता है कि यह उपागम मानव को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों तथा लक्ष्यों के रूप में मानव विकास को मापता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी खर्च के आधार पर मानव विकास को मापता है। यह सरकार द्वारा कल्याण के कार्यों पर किए जाने वाले खर्च के आधार पर मानव विकास को मापता है। यानी सरकार कितना खर्च कर रही है, अपने टोटल बजट का कितना % जन कल्याण के कार्यों पर खर्च कर रही है, तो वही आपका मानव विकास का स्तर मापने का एक और तरीका है, जिसे आप कल्याण उपागम कहते हैं। अब तीसरा उपागम है आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड्स, जिन्हें आप भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल पूर्ति, ये सभी आवास, स्वच्छता के तौर पर देखते हैं। तो सरकार के द्वारा जब आवश्यकताओं को पूर्ति कराने के लिए, आपकी आधारभूत बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने के लिए कार्य किया जाता है, तो वो आधारभूत आवश्यकता उपागम कहलाता है। ये विश्व के सबसे पुराने उपागमों के तौर पर ही देखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा, ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। ये संगठन ILO के द्वारा निर्धारित किया गया है, बताया गया है ये उपागम कि मानव विकास को मापने के लिए 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जिस देश में पूरी होती हैं, उस देश का मानव विकास का स्तर भी उच्च माना जाता है। यानी जिस देश में लोगों को खाने के लिए भोजन मिल रहा है, भोजन उपलब्ध है, वस्त्र उपलब्ध है, शिक्षा उपलब्ध है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, जलापूर्ति उपलब्ध है, तो इसी को आप आधारभूत आवश्यकता उपागम के तौर पर देखते हो। कई देश ऐसे हैं, इतने गरीब स्थिति में हैं, जिन देशों के पास शुद्ध पेयजल भी नहीं है, खाने की बात तो बात की बात है। भारत के भी कई ऐसे इलाके हैं पिछड़े हुए, जहां पर पीने के लिए पानी की कमी है, लेकिन सरकार उन इलाकों के कल्याण के लिए कार्य निरंतर कर रही है और उस एरिया में पानी प्रोवाइड कराने का कार्य कर रही है। जैसे बुंदेलखंड काफी ज्यादा सूखे प्रभावित क्षेत्रों में आता था, जहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पानी की उपलब्धि कराई गई है। इसी तरीके से भारत की बात छोड़े तो अगले दूसरे देशों की बात की जाए, खास तौर पर अफ्रीकन देश, वहां पर की स्थिति तो इतनी ज्यादा बेकार है कि वहां पर शिक्षा के बारे में तो बहुत ही कम, स्वास्थ्य के बारे में भी कम, लेकिन भोजन के लिए तलाश करनी पड़ती है उन्हें। भोजन और पानी भी उपलब्ध नहीं है उनके लिए सही से। तो ऐसे में वो जनजातीय समुदाय जो अफ्रीका में आज भी भोजन पानी की तलाश में पिछड़े हुए हैं, तो वहां पर सरकार के द्वारा इस टाइप के कल्याण कार्य करने की आवश्यकता है, और ILO इसे प्रमोट करते हुए आधारभूत आवश्यकता उपागम के तौर पर देखता है। ठीक है, अगला है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम क्या है? तो क्षमता उपागम का संबंध है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। अमर्त्य सेन ने क्या कहा था कि मानव की बढ़ती हुई स्वतंत्रता ही उसकी क्षमता को विकसित करने का एक माध्यम है। क्षमता मतलब मानव की क्षमताएं पूरी तरीके से तभी विकसित हो सकती हैं जब उसे अपने विकल्पों को चुनने की वृद्धि और स्वतंत्रता पूरी तरीके से प्राप्त हो। जब व्यक्ति अपने विकल्प आसानी से चुन सकता है, कहीं पर भी जाके पढ़ाई लिखाई कर सकता है, कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, तो वो अपने विकास अच्छे से करेगा और अपनी क्षमताओं का विकास भी बेहतर ढंग से कर पाएगा। तो इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। उन्होंने कहा कि संसाधनों तक पहुंच होना मानव क्षमताओं का निर्माण करने का बढ़ते मानव करने क्षमताओं का निर्माण करने
करना ही बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी इन्होंने क्या कहा कि मानव विकास को करने का एक माध्यम है कि क्षमताओं का निर्माण करना। और क्षमताओं का निर्माण कैसे किया जाए, तो उसको स्वतंत्रता में वृद्धि करने की उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, यानी स्वतंत्रता में वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहिए। इसमें स्वतंत्रता के साथ क्षमताओं के विकास पर मानव विकास मापा गया है। मापने का तरीका है कि उसकी क्षमताओं में वृद्धि हो और स्वतंत्रता में वृद्धि हो। ठीक है, तो क्षमता उपागम क्या कहता है कि मानव की स्वतंत्रता में वृद्धि हो, स्वतंत्रता में वृद्धि होगी तो वह अपनी क्षमताओं का विकास अच्छे से कर पाएगा। यही मानव विकास का क्षमता उपागम है। इसका संबंध किससे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। उम्मीद करता हूं अब आपको ये सारे उपागम समझ में आए होंगे, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी टीम को जरूर प्रमोट करें, और अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी तो आप प्रमोट कर ही रहे हैं, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू बहुत बहुत।